बच्चों नमस्कार। लास्ट कब आए थे हम? शायद एक दिन बीत गया होगा बीच में। आज तारीख हो गई कितनी? बाईस। और आय और रोजगार के सिद्धांत को हमने देखा था कब? परसों। उससे पहले एक दिन और हम नहीं आ पाए थे। खैर, जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड। कुछ एक प्रॉब्लम्स आप लोगों की होंगी तो उनको सॉल्व करेंगे। पेपर का लेवल जो आ रहा है, जैसा इंग्लिश का और एक 21 को जीटी का हुआ है, आज के पेपर का, आज पेपर है कि नहीं है पता नहीं। पिछले पेपर से थोड़ा सा कठिन आया है। हालांकि पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ पेपर सरल आएंगे कुछ पेपर कठिन आएंगे। और सरल और कठिन सबको एक तरह से देखा जाएगा। ये कह सकते हैं किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कठिन लेवल जो है उसमें से नॉर्मलाइजेशन करके कुछ कम कर दिए जाएंगे, सरल वाले को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई हमसे पहले जो पेपर हुआ पॉलिटिकल का या इको का या हिंदी का या जो भी है वो तो बहुत आसान था और हमारे वाला पेपर कठिन आ गया। डरने की बात नहीं है। कठिनाई का स्तर के लिए वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हैं और वो आपके समस्या का समाधान अपने आप कर लेंगे, उनको पता है। मैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से संबंधित जितने भी संख्यात्मक उदाहरण हैं उनके बारे में देखूंगा। सबसे पहले इसने कहा कि निम्न आंकड़ों के आधार पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करें। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करें। देखिए बेटा, आप जो फॉर्मूला रटे हुए हैं ना, केवल उन्हीं फॉर्मूलाज पे नहीं चले, इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको तो अगर वैसे रट रखा है कि आपको जब जीडीपी पता होगी तभी जो है हम एनडीपी का मान ज्ञात कर सकते हैं या तभी हम एनएनपी का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना पड़ेगा। अगर ये आपके सवाल अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है और हमने जो राष्ट्रीय आय के वीडियो बनाए हैं उनको आपस से देखिएगा। इसमें दे रखा है, एक नंबर पे दिया है आंकड़े किन की सहायता से दे रखे हैं। एक तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर, और उसका मान दे रखा है 100 करोड़। करोड़ में है सारा कुछ। उसके बाद दे रखा है स्थाई पूंजी का उपभोग। स्थाई पूंजी का उपभोग लिखें, इसका मतलब क्या है? डिप्रिशिएशन होता है ना, मूल्यह्रास, वो वाला। आपको मूल्यह्रास नहीं लिखेगा, स्थायी पूंजी का उपभोग लिखेगा। ये कितना है? 200 करोड़ रुपया है। कितना बेटा? 200 करोड़ रुपया। तीसरी चीज दे रखी है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कर्मचारियों के वेतन, मान लीजिए उनकी मजदूरी वगैरह, मेहनत वगैरह जो भी सारा कुछ आ गया, वो है आपका 2000 करोड़। उसके बाद में है प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम सुना है ना, मैंने बताया भी था। नहीं दिमाग में आ रहा है तो वापस से देख लीजिएगा एक बार। प्रचालन अधिशेष का मतलब एक तरह से अगर संक्षेप में मैं बताऊं तो संपत्ति वगैरह और उद्यमशीलता से प्राप्त आय है। संपत्ति और उद्यमशीलता से आय का मतलब, आपकी उद्यमशीलता से तो आपको लाभ वगैरह प्राप्त होते हैं, और संपत्ति या साधन मान लीजिए उनसे आपको ब्याज, लगान, इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रचालन अधिशेष में आती हैं। वेतन इसमें आ गया।
यानी मजदूरी इसमें आ गई, बाकी चीज प्रचालन अधिशेष में है। वो कितना है? 500 करोड़ रुपया। और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति जो हैं, यानी खुद का रोजगार है, उनकी मिश्रित आय, स्वरोजगार वालों की आय जो है वो कितनी है? 1500 करोड़ रुपया है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कहने का मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शामिल होंगी, कौन कौन सी चीजें जो हैं उसमें शामिल नहीं होंगी। देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद याद करना है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास सकल दे रखा है, कतई नहीं सोचना है कि सकल दे रखा है और सकल के आधार पे शुद्ध ज्ञात करना है। क्योंकि सकल दे रखा होता तो उसमें से हम जो है ना ये डिप्रिशिएशन घटा देते तो शुद्ध आ जाता। इसने इन इन चीजों को दे रखा है और इनके आधार पर शुद्ध ज्ञात करना है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि स्थायी पूंजी का उपभोग जो है घटाने की जरूरत नहीं है, पहले से घटाया हुआ है, पहले से घटाया हुआ घरेलू उत्पाद है। पहले तो ये मान लीजिए कि एक तो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, बाजार कीमत पर है, इसका मतलब शामिल होगा, बाजार कीमत पर है तो शामिल होगा, और कारक लागत पर है तो ये चीजें शामिल नहीं होंगी। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर और अनुदान का अंतर, है ना। तो ये जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, ये चीजें इसमें शामिल होंगी। तो कहने का मतलब आपका जो एनडीपी है बेटा, एट मार्केट प्राइस, उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले मान लीजिएगा हम आपके वेतन की बात करें, वेतन आएगा, प्रचालन अधिशेष, लगान, ब्याज वगैरह सीधी सी बात है आय में शामिल होना है, 500। स्वरोजगार से जो इनकम प्राप्त हो रही है वो भी शामिल होगी, 1500। वेतन वगैरह है, सिंपल सी बात है, आ गए वेतन आपके। स्थायी पूंजी का उपभोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है सकल दे रखा हो तो उसमें से घटाना है, यहां पे आपको घटाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी घटा हुआ है। साथ में आपका जो अप्रत्यक्ष कर है बाजार कीमत पर वो जोड़ेंगे हम, कितना? 100 करोड़। तो ये आ गया, आप इनको सबको जोड़ दीजिएगा, 2000, 500, 1500 और 100, 4100, आई थिंक 4100 करोड़ रुपए। ये आपका एनडीपी आ गया। ये क्या आ गया बेटा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। क्लियर होगा शायद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। निवल राष्ट्रीय उत्पाद सीधा लिख रहा हूं मैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करना। क्या क्या दे रखा है? कारक लागत पर कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि वैल्यू एडेड, वही तो शुरू में बात की थी ना हमने, मूल्य वृद्धि विधि से, मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की। यह है प्राथमिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। और वो कितनी दे रखी है इन्होंने? 60,000 करोड़ दे रखी है बेटा। इसके नीचे मेरी फोटो के नीचे चला गया होगा, 60,000 करोड़ बोल रहा हूं मैं। इसी प्रकार कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि द्वितीय क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्र में है आपकी 40,000 करोड़ रुपए बेटा। और इसी प्रकार टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में, जो आपकी निवल मूल्य वृद्धि इसने दे रखी है वो है 30,000 करोड़। निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर आपका दे रखा है 20,000 करोड़ बेटा।
20,000 करोड़। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, NFIA लिख दूं इसको डायरेक्ट में, वो आपकी दे रखी है -5,000। और उसके बाद दे रखी है घिसावट या स्थायी पूंजी का उपभोग, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, वो कितना दे रखा है? 10,000। 10,000 करोड़। देखिए, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करेंगे, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करेंगे, बाजार कीमत पर। तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करेंगे, तो ये तो आपका शामिल होना है, 60,000 करोड़ तो शामिल होना है। दूसरा आपका जो है वो 40,000 करोड़ है, वो भी शामिल होना है, 40,000 करोड़ शामिल हो गया। तीसरा जो है 30,000 करोड़ है, उसको भी शामिल करना ही है। बाजार कीमत पर है तो निवल अप्रत्यक्ष कर जो है वो भी शामिल होंगे, 20,000 करोड़। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उसमें बाजार, इससे पहले वाले सवाल में वो हमें ज्ञात करना था बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पाद है, इसका मतलब NFIA को भी शामिल करेंगे, प्लस NFIA कितना है बेटा? -5,000 करोड़। ठीक है, डिप्रिशिएशन जरूरत नहीं है, पहले से घटा हुआ सकल दे रखा है तो घटाना होता है। अब इनको जो है जोड़ दीजिएगा, 60 और 40 1,00,000, 1,00,000 और 30,000, 1,30,000, 1,50,000, और 1,50,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 145,000, 145, 1,45,000 करोड़ रुपया जो है इस NNP एट मार्केट प्राइस जो है वो आ गया। ठीक है बेटा, बीच बीच में एक आध प्रश्न और लेंगे हम इससे इतर। एक प्रश्न आया है हमारा कि निम्न में से कौन सा अतिरेक मांग का कारण नहीं बनता है? अतिरेक मांग का कारण नहीं है। देखिए आपकी किताब में हो सकता है उल्टा सीधा दे रखा हो, कई बार क्या है मिसप्रिंट की वजह से हो जाता है। करों में कमी, करों में कमी होगी, सीधी सीधी सी बात है कि लोगों की आय में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि हो सकती है बहुत ज्यादा, सरप्लस डिमांड की स्थिति आ सकती है। निवेश में वृद्धि, हो सकती है। उपभोग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि होगी, सीधी सीधी बात है मांग बढ़ेगी। घाटे की वित्त व्यवस्था, मैं इस चीज को इस तरह से लेता हूं कि घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो अतिरेक मांग की स्थिति नहीं होती है। ठीक है, मंदी की स्थिति में इसको किया जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार जो है व्यय बढ़ाती है अपना, उसकी कहीं ना कहीं से राजकोषीय व्यय की पूर्ति करती है उस, तो मंदी की स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन इससे जो है आपके ये नहीं कह सकते कि हम अतिरेक मांग की स्थिति ठीक बनती है। न्यून मांग को ठीक करने का उपाय है अतिरिक्त बजट बनाना। सरप्लस बजट बनाएंगे तो अपने आप सीधी सी बात है कि मांग बढ़ेगी। क्या औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होती है? नहीं होती है। एक प्रश्न ये था, अच्छा प्रश्न है आपके, उपभोग फलन वाला, बचत फलन वाला, S बराबर -100 प्लस 0.5y तथा y बराबर 500 है। तो एक तो स्वायत्त उपभोग यानी C बार का मान ज्ञात करना है,
और एक कुल उपभोग यानी कैपिटल सी का मान ज्ञात करना है इसकी सहायता से। अच्छा सवाल है। देखिएगा, जब हमने उपभोग फलन बताया था तो उपभोग फलन सी बराबर क्या था हमारा, सी बार प्लस सी बाई डी। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो कहाँ था मैं कि c बराबर सी प्लस सी वाई। अगर ये तो आपका था उपभोग फलन था, लेकिन यहाँ पे क्या फलन दे दिया, बचत फलन दे दिया। बचत फलन में आपका जो था ना, वो एक तरह से ये था, आपने जब सॉल्व किया तो उसमें हमने ऐसे देखा था, s बराबर माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी वाई, ये था आपका बचत फलन, है कि नहीं। और 1 - c का मतलब क्या होता था, s बराबर माइनस सी बार, और ये c क्या था, ये एमपीसी था ना, और 1 - c का मतलब एमपीएस और गुणा वाई, ये वाला है। अब इसके सहायता से हम देखेंगे कि देखिएगा, सबसे पहले तो सी बार याद कर लें। क्या याद कर लें, सी बार। यहाँ पे माइनस सी बार है, यहाँ -100, कहने का मतलब सी बार का मान 100, एमपीएस का मान 0.5, तो एमपीसी का मान कितना हो जाएगा, 1 - 0.5 यानी 0.5। ठीक है, वाई का मान दे ही रखा है, वाई का मान कितना है, 500 है। अब देखिए, इनमें से जो चीज़ याद करनी थी हमको, एक चीज़ तो याद करनी थी कि स्वायत्त उपभोग का मान ज्ञात कीजिए, यानी सी बार का मान ज्ञात कीजिए। सी बार का मान तो 100 आपका हो ही गया है, सी बार बराबर कितना हो गया, 100। और अब ज्ञात करना है हमको कुल उपभोग यानी सी। देखिए, इससे नीचे मिटा दूंगा, इसी में रख दें, सी बराबर, सी बार का मान कितना आया, 100, और ये स्मॉल सी क्या है, एमपीसी। एमपीसी का मान यहाँ पे निकाल लिया हमने, 0.5, 0.5, और इंटू वाई का मान कितना है, 500। तो ये हो गया 100, और 500 को 0.5 से किया 250, और 100 एंड 250 कितना आ गया, 350। सी का मान 350। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिएगा। क्या y का मान 100 आ रहा है क्या, मैं इस हालांकि सवाल हमारा पूरा हो गया है। देखिएगा, एक तरीके से और चेक करें क्या हमने सही किया है, क्योंकि पता हमको ये है कि y बराबर सी प्लस एस होता है, y बराबर सी प्लस एस होता है। तो c का मान तो यह ही है 350, क्या s का मान 150 है, s का मान कहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें। s बराबर -100 प्लस 0.5, और y का मान कितना है, 500, ये आ गया -100 और प्लस 250। 250 में 100 घटा दिया, कितना आ गया, 150। s का मान 150, c का मान 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 500 आएगा। इसका मतलब ये सवाल जो किया हमने बिल्कुल एग्जैक्ट किया है। ठीक है बेटा, एक आध सवाल आपके और लिए हैं मैंने। राष्ट्रीय आय का मान ज्ञात करो। राष्ट्रीय आय का मान ज्ञात करो किस कंडीशन में,
विदेशों को चालू अंतरण 5 करोड़। हालांकि इसका कोई योगदान है नहीं। निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय सी जो है जिसको हम कहते हैं वो है हमारा 200 करोड़। आर्थिक सहायता ये है आपकी 20 करोड़ रुपये। शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, स्थिर पूंजी निर्माण का मतलब एक तरह से निवेश व्यय मान लीजिए। पूंजी निर्माण वो है आपका 40 करोड़। विदेशों को शुद्ध साधन आय, विदेशों को साधन आय बराबर है 10 करोड़। सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय जिसको हम जी कहते हैं वो है आपका 50 करोड़। स्टॉक में चेंज, मूल्य वृद्धि में आते हैं ना ये चीजें। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक कम हुआ है, -10। शुद्ध आयात -20। पूंजी उपभोग जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं वो है आपका 30 करोड़। और एक और यहां पे लिख दूं मैं, अप्रत्यक्ष कर वो है आपका 60 करोड़। देखिए, एक तो आपका जो है, मैंने जैसे पहले ही बताया था इसका तो कोई रोल है ही नहीं। एक तो निजी C+I वाला करते हैं ना, तो ये तो निजी उपभोग व्यय है आपका, ये जुड़ेगा, है ना। 200 प्लस, एक बार इसको छोड़े, और कौन सा है आपका जो है स्थिर पूंजी निर्माण वाला आई जिसको हम कह रहे हैं, कितना है 40 करोड़। फिर जी वाला जोड़ दें हम, जी वाला कहां है 50 करोड़। और फिर आपका है स्टॉक में चेंज, स्टॉक में चेंज कितना है, कहां गया स्टॉक में चेंज, ये रहा -10 है ना, तो इसको यहां पे लिख दूं -10, ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद घटेगा कौन सा, अब देखिए यहां पे शुद्ध निर्यात तो दिया होता ना, शुद्ध निर्यात तो शुद्ध निर्यात जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में नहीं आता बेटा, ये घरेलू चीजें हैं। शुद्ध आयात शुद्ध निर्यात, अगर यहां पे शुद्ध निर्यात होता तो जोड़ते हैं, शुद्ध निर्यात होता तो जोड़ते, लेकिन ये शुद्ध आयात है इसलिए घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे। शुद्ध आयात है इसलिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे।
माइनस, और कितना है, -20। ठीक है। उसके बाद एक घटाएंगे हम, विदेशों को शुद्ध साधन आय। विदेशों को है, अगर विदेशों से शुद्ध साधन आय होती तो जोड़ते, यानी ये -10 हम घटा देंगे। फिर एक है हमारा अप्रत्यक्ष कर, जो है उसको तो घटाना ही घटाना है, क्योंकि राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं और ये सारा बाजार कीमत राष्ट्रीय आय में क्या होता है, साधन लागत पे होता है, तो अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे, -60। ठीक है। और माइनस, यहाँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखे, अप्रत्यक्ष कर दे रखे हैं। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि बाजार कीमत पे शामिल होते हैं, बाजार कीमत में शामिल होते हैं, तो इनको घटा देंगे, लेकिन साथ में आर्थिक सहायता जो है उसको जोड़ देंगे। +20 जो है उसको हमने जोड़ दिया, और इसको जब घटाएंगे ना बेटा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 290, -10 280, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300। 300 में से 10 घटा दिया 290, 230 और 20 250 करोड़, 250 करोड़ रुपया जो है आपका ये हो गया। अगला सवाल देखें। एक सवाल है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद का परिकलन कीजिए। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट का मान ज्ञात करना है। दे रखा है सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा अंशदान कितना है, क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें। थोड़ा सा क्लियर नहीं, बाद में करवाऊंगा, इसमें कुछ एक डेटा मिसिंग लग रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा सही। चलो मैं इसको एक कोई भी शायद 90 या 50 कुछ लिखा हुआ लिख लेता हूँ एक बार, जो भी इसके आधार पे हम सॉल्व कर देंगे। मजदूरी तथा वेतन, कारक लागत की बात है तो ये चीजें शामिल होंगी ना। साधन लागत, क्योंकि साधनों को किया जाने वाला भुगतान है, साधनों को किया जाने वाला भुगतान है। ये सामाजिक सुरक्षा अंशदान किसके द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। किसके द्वारा है बेटा, कर्मचारियों द्वारा है, कर्मचारियों को नहीं है, कर्मचारियों द्वारा। इसको शामिल करने की जरूरत है भी नहीं, इसलिए जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजदूरी तथा वेतन जो है वो कितना है इसका, 800 करोड़ है या अरब, अरब दे रखा है, जो भी है 800 मान के चलिए, करोड़ अरब, अरब मान लीजिए, अरब में दे रखा है। फिर है आपका विदेशों को निवल चालू हस्तांतरण, चालू हस्तांतरण
ये है -30। हालांकि इसका भी कोई रोल, चालू हस्तांतरण का कोई रोल इसमें एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट में नहीं है, क्योंकि ये साधनों की जो लागत है ना, साधन लागत है, इसलिए इसका कोई रोल इसमें नहीं होगा। किराया रॉयल्टी बिल्कुल होता है, किराया एंड रॉयल्टी। ये कितना है? 300। एक विदेशों को निवल कारक आय, विदेशों को निवल कारक आय, एनएफआईए जो है ना, ये तो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, लेकिन यहां पे इसने कहा विदेशों को, इसलिए इसको माइनस में मान लेंगे पहले ही, विदेशों को है तो ये आपकी है 50 है ना, तो इसको मैं 50 -50 ही लिख दूं पहले ही, विदेशों से होती तो +50 हो जाती। नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान, नियोजकों द्वारा, नियोजक का मतलब नौकरी देने वाले, वो जो सुरक्षा अंशदान दे रहे हैं ना, उसको शामिल करेंगे हम। ये सामाजिक सुरक्षा अंशदान ये कर्मचारियों द्वारा था, कर्मचारी दे रहे हैं, और ये कौन दे रहा है? नियोजक दे रहे हैं, या नौकरी देने वाला दे रहा है। ये सुरक्षा अंशदान कितना है? 100 अरब में है। लाभ का मान दे रखा है 500, ब्याज 400, निवल अप्रत्यक्ष कर का कोई रोल ही नहीं है, साधन लागत पर है। अचल पूंजी का उपभोग सकल नहीं दे रखा है, इसलिए कोई रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन का मान दे रखा है, छोड़ दीजिएगा इसको, कितना है छोड़िए इसको। अब क्या क्या जुड़ेगा? मजदूरी वेतन जुड़ेगा, इसको जोड़ लीजिएगा। किराया और रॉयल्टी ये जुड़ेगा। लाभ आपका जुड़ना ही है, ब्याज आपका जुड़ना ही है। ये नहीं जुड़ेगा सामाजिक सुरक्षा अंशदान, क्योंकि कर्मचारियों ने दिया है, जबकि इसमें साधन लागत है, कर्मचारियों को किया हुआ भुगतान। लेकिन ये सुरक्षा अंशदान किसने दिया है? ये सुरक्षा अंशदान नियोजकों ने दिया है, तो ये जुड़ेगा। और घट जाएगा क्या इसमें से? ये जुड़ता है कौन सा, सॉरी 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 सॉरी, एक जगह विदेशों को निवल कारक आय, कहां था ये रहा, ये जुड़ता है ना, क्योंकि राष्ट्रीय है, ये जुड़ता है। लेकिन यहां पे विदेशों से निवल कारक आय नहीं है, इसलिए ये 50 घट जाएगा। जो मैंने बताया वो जोड़ दो और इनको घटा दो, ये आपका आ जाएगा। और देखते हैं, आदेश कुछ आया है, जस्ट मिनट। कहाँ चल रहे थे हम? चलिए, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं शायद, इसको आप कर लेंगे। कुछ एक आध एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। निवल राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। निवल राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। सकल घरेलू आय दे रखी है, देखिएगा सकल दे रखी है। आप कुछ घटाना वटाना हो तो घटा सकते हैं। 45,000। मूल्यह्रास
पूंजी उपभोग के तौर पे भी इसको लिखा जा सकता है, वो आपका 3,000 है, करोड़ में है। मध्यवर्ती वस्तु या कच्चा माल, वो आपका है 15,000। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, जिसको सीधा लिख दूं NFIA, विदेशों से प्राप्त है 1,000। इसकी सहायता से निवल राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। सीधी सी बात है कि निवल राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे? घरेलू आय है ना, ये सकल घरेलू उत्पाद 45,000, ठीक है। इसमें क्या घटा देंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे 3,000। तो ये मूल्यह्रास को घटाते ही क्या हो गया? सकल की हो गई निवल। अब घरेलू को क्या करना है? राष्ट्रीय। तो कौन सी चीज जोड़ देंगे? NFIA जोड़ देंगे, प्लस 1,000। मध्यवर्ती वैसे ही शामिल नहीं रहती कच्चा माल, क्योंकि अंतिम वस्तुओं, सकल घरेलू आय में कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं? अंतिम वस्तुएं। तो मध्यवर्ती शामिल, कच्चा माल की कीमतें शामिल होती ही नहीं है। तो ये फालतू दे रखे हैं इन्होंने। और कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि दे रखा है मतलब कहीं ना कहीं जोड़ना है, घटाना होगा, जरूरी नहीं है। इसमें से घटा दो, 45,000 में से 3,000 घटाएंगे 42,000 और एक 43,000। एक आध सवाल और करेंगे। आंकड़ों के आधार पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है, GDP एट मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, और कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, जिसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये दो चीजें ज्ञात करनी है, NFI एट फैक्टर कॉस्ट और GDP एट मार्केट प्राइस। दे रखा है निवल है प्रत्यक्ष कर, NIT लिख दूं इसको। ये आपका है 38 करोड़। अचल पूंजी का उपभोग, डिप्रिसिएशन 34। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, NFIA -3। -3 का मतलब आय कम है और यहां से जाने वाला ज्यादा है। रेंट या किराया जो है वो कितना है? 25। सॉरी 25 नहीं है, 10 है। लाभ दे रखा है बेटा 25 करोड़। ब्याज दे रखा है, ये सारी चीजें तो GDP में जुड़ेंगी। ब्याज दे रखा है आपका 10, 25, 20 करोड़। रॉयल्टी, ये भी एक तरह का किराया मान लीजिए आप, बता दूंगा मैं क्या है, 5 करोड़। मजदूरी वेतन, मजदूरी और वेतन ये भी इसी का हिस्सा होता है, 170। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, किसका योगदान? मालिकों का योगदान। कर्मचारियों का योगदान होता तो इसको इग्नोर मार जाते हैं हम। वो कितना है? 30 करोड़ रुपया। अब ज्ञात कर लेंगे हम GDP एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है। देखिएगा यहां पे हम सबसे पहले तो देखें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो है। ये कौन सी विधि का है? व्यय विधि से होता है ना, क्योंकि किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, मजदूरी, वेतन आय विधि में। तो यहां पे देखिए इनको जोड़िए। सबसे पहले किसको जोड़िए? मैं इनको यहां से स्टार्ट करता हूं, 10 को किराए से, फिर आपका लाभ 25, फिर ब्याज 20, फिर रॉयल्टी 5, उसके बाद मजदूरी या वेतन 170, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान प्लस 30, और इसमें जो है आपका कुछ चीज में भूल गया क्या, निवल अप्रत्यक्ष कर शुरू में था,
इसको जोड़ेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ज्ञात करना है ना बेटा, मार्केट प्राइस पे ज्ञात करना है, तो इसको जोड़ेंगे। निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कर जोड़ के सब्सिडी घटा के, क्योंकि ये सारी चीजें किस पे हैं, ये जो चीजें देख रहे हैं ना हम, ये साधन लागत पे हैं, क्योंकि साधनों की लागत है ना, ये लाभ साधनों की लागत है, किराया साधनों की लागत है, ब्याज साधनों की लागत है, मजदूरी, इसलिए मार्केट प्राइस पे ज्ञात करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। ये जुड़ गया आपका। और साथ में सकल ज्ञात करना है, इसका मतलब ये डिप्रिशिएशन जो है ना, इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। सकल ज्ञात करना है तो जोड़ेंगे। यहां पे सकल नहीं ज्ञात करना होता, निवल ज्ञात करना होता तो इसका झंझट नहीं था, ये जोड़ दिया हमने। इन सब को जब जोड़ेंगे, और कौन सी चीज को जो है हमने इसमें, इन सब को जोड़ने पे हमारे पास प्राप्त होगा 332 करोड़। आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, 332 करोड़, यह आ गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अब हमें ज्ञात करना है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है ना, जस्ट मिनट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो कितना हो गया, 332 करोड़ रुपया। ठीक है, इसमें एक तो जोड़ देंगे हम, इसमें हमने शामिल नहीं किया विदेशों से प्राप्त, इसको नहीं किया ना, क्योंकि घरेलू में नहीं करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने का मतलब -3। एक तो ये एक जो है राष्ट्रीय का मतलब आ गया, तो ये जोड़ रखा था हमने डिप्रिशिएशन, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे। -34 जो है अचल पूंजी का उपभोग जो है उसको हमने घटा दिया। और क्या घटा देंगे, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो फिर ये चीज जोड़ी थी हमने, क्या जोड़ी थी, एक जोड़ी थी अप्रत्यक्ष कर। कहाँ गया हमारा अप्रत्यक्ष कर का, तो समाधान कर दिया क्या हमने, नहीं किया। अप्रत्यक्ष कर को भी घटाइए, यानी देखिए आपकी जो जीडीपी है, जीडीपी में से हमें क्या करना है, एनएनपी को करना है। एनएनपी में करना है तो सबसे पहले तो बात ये जी है, ये ग्रॉस है, और ये नेट है, डिप्रिशिएशन को घटाना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, एनएफआईए को जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ दिया हमने, और डिप्रिशिएशन को घटाना पड़ेगा, ये घटा दिया। उसके बाद में ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए जो आपका अप्रत्यक्ष कर है उसको घटाना पड़ेगा। तो 332 में से ये सारी चीज़ें घटा दीजिएगा, और ये घटाने के बाद में बचता आपका 257 करोड़ रुपये। बेटा थोड़ा सा इन दिनों व्यस्तता ज़्यादा रहती है, आज बस इतना ही करूँगा। आप लोग अगर सवाल भेज दें, वरना मैं कल एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सचेंज रेट के बारे में जो है ना, विदेशी विनिमय दर का एक पूरा विचार है मेरा कि उसका एक लेशन बना दूं पूरा 1 घंटे का, तो कल करेंगे। और इससे संबंधित अगर आपके सामने सवाल आते हैं, जो भी सवाल हैं आप भेजें, मैं बीच बीच में इसको करवाता रहूँगा। और बाकी जो थर्ड फेज का सिटी इंटीमेशन है, वो शायद 23 लेट नाइट तक जब भी जारी करेंगे, 23 का दे रखा है, मीन्स लेट नाइट जारी करेंगे, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप पूरे दिन लगे रहें चेक करने में। हालांकि मैं देखता रहता हूँ, तो आप 23 को कोशिश ना करें, 24 को आप देख लें तो आपको मिल जाएगा आपका सिटी इंटीमेशन, और थर्ड फेज में आपका आना है लगभग संभावना है। और मिलते हैं कल, बाय।